हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे थे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बॉडी है, मतलब कई तरह की बॉडीज होती हैं जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं जो किसी एक्ट के थ्रू बनती हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे किसकी? यूपीएससी की, जो कि क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक जो है संरचना है। मतलब इसका जो वर्णन है वो संविधान में भी किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया है। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। हमने लास्ट लेक्चर में कई तरह की चीजें देख ली थी, उसके आगे मैं आपको चीजें बताऊंगा। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि कैसे यूपीएससी का एवोल्यूशन हुआ, कैसे ये जो है आपका इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये पिक्चर में कैसे आई। तो उन सारी चीजों के ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी, जिसमें मैंने आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि हम देखें तो सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत पुराना था। सबसे पहले मौर्यन एम्पायर में भी था, जिसमें आपका रज्जुक नाम की कई तरह की पोस्ट होती थी, तीर्थ तरह की पोस्ट होती थी, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हुआ करती थी। और उसमें भी जो रिक्रूटमेंट थे उनके लिए भी एक टफ प्रोसेस होता था, क्योंकि भाई जो सिविल सर्वेंट्स होंगे उनमें क्वालिटी होनी चाहिए, और क्वालिटी को सर्च करने के लिए आपको अलग अलग फिल्टर्स लगाने होते हैं। इसलिए आज भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स काफी टफ भी हैं, और वो जो है कैंडिडेट के अंदर बहुत सारी खूबियों को डेवलप करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हमने गुप्ता एज की बात करी थी। गुप्ता एज के बाद जो है हमने एक क्विक सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा उसको जरूर देखिएगा। तो हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन से हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में अगर हम बात करें तो हमारी बात हो गई थी, इन सारी चीजों को हमने देख लिया था। इसमें जो है मैंने स्टार्ट किया था मौर्यन एम्पायर से, कि भाई मौर्यन एम्पायर में भी सिस्टम हुआ करता था जिसको रज्जुक कहा जाता था उस समय, और ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी दिया गया है। उसके बाद गुप्ता एम्पायर के अंदर भी ये सारी चीजें देखने मिलती हैं। इसके बाद जो है जब मुगल काल आया तो उसमें मनसबदारी सिस्टम हुआ करता था, वो भी एक इसी से जुड़ा हुआ जो है एक सिस्टम था, जो कि ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्वेंट से जुड़ा हुआ था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ध्यान से देखिए और समझिए इसको। हमने लास्ट लेक्चर में यही सारी चीजें डिस्कस की थी, उसके आगे हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है हमने बात की थी कि जब मॉडर्नाइजेशन टाइम में, मतलब आधुनिकरण जब होने चालू हुआ, जब बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई, तो उनमें एक ब्रिटिश भी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। तो उस समय ये अलग अलग अफेयर्स होने लगे, मिलिट्री अलग रखनी पड़ी उनको, नेवल सर्विसेज अलग रखनी पड़ी, तब जाकर सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आया था। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, उसको आप जरूर देखिएगा। इसके बाद जो है हमने बात करी थी वॉरेन हेस्टिंग, जिसने सबसे पहले जो है फाउंडेशन रखी, और इस समय कलेक्टर का पोस्ट आया जिसका काम होता था टैक्स को कलेक्ट करना। तो इसमें हमने रॉल्फ शेल्डन की बात कर ली थी। इसके बाद हमने कॉर्नवालिस की बात करी, जिसे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है, और इसने कोडिफिकेशन किया। और उस समय जो लोग होते थे उनके लिए कोई ओपन कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं होता था, डायरेक्टली किससे होता था? तो नॉमिनेट किया जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। फिर इसने इन सर्विसेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ये भी हमने बात करी थी, कई कंडीशंस की बात करी थी। इसके बाद वेलेस्ली ने एक इंडिया में फोर्ट विलियम कॉलेज को जो है क्रिएट किया था, जहां ट्रेनिंग्स होती थी, जो बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने लंदन में हेलीबरी में करवाना स्टार्ट करा दिया था, जहां ईस्ट इंडिया कॉलेज था। फिर 1853 और 1833 के चार्टर एक्ट में ये रिकमेंडेशंस दी गई कि भाई ओपन कॉम्पिटिशन कराया जाए। और 1853 के एक्ट के बाद जो है एक कमीशन बनाई गई जिसका नाम था मैकॉले कमीशन। तो मैकॉले कमीशन जो थी, इसने ओपन जो है मॉडर्न सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन की शर्त रखी, और ये जो है फरमान जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। और उसके बाद जो है थोड़ा सा इसमें रिफॉर्म्स और आए, और यहां से ओपन कंपटीशन एग्जाम्स की बात की गई, और 1854 में सिविल सर्विसेज कमीशन स्टैब्लिश की गई। और ये एग्जाम कहां होने लगे? लंदन में स्टैब्लिश होने लगे। और उनमें एज थी 18 से 23, और क्लासिकल सब्जेक्ट, यूरोपियन सब्जेक्ट जिसमें ग्रीक, लैटिन, ये सारी चीजें हुआ करती थी। उसके बाद हमने बात करी थी 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, लंदन जाकर क्लियर करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं, और उसके बाद जो है ये फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर हैं। बाद में कई विवादों के कारण इन्होंने इस्तीफा भी दिया था। 1857 का रिवोल्ट इसी बीच में होता है। कई तरह के एजेस का जो है भी इश्यूज चल रहे होते हैं। पहले 23 एज होती है, फिर 22 कर दी जाती है। 1866 आते आते 21 हो जाती है, 1878 में 19 हो जाती है। ये इसलिए किया जाता है कि ताकि इंडियंस इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट ना हो। तो इसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म्स की बार बार बात होती रहती है। इसी बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, जो एज में रिलैक्सेशंस की बात करता है और इंडिया में एग्जाम्स कंडक्ट कराने की बात करता है। इसके कारण डफरिन जो है कमीशन बनाते हैं, जिसका नाम होता है एटचिंसन कमीशन। और एटचिंसन कमीशन कई तरह की जो है रिफॉर्म्स लाती है, और इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट। फिर इंडिया में जो है एग्जाम के लिए इस्लिंगटन कमीशन भी कहती है, और ये साथ साथ 25% रिजर्वेशन इंडियंस के लिए बात करती है। तो हायर पोस्ट में 25% रिजर्वेशन हो,
लेकिन जो एक तरीके से लैंडमार्क चेंज होता है, उस लैंडमार्क चेंज में कौन सा एक्ट बहुत ज्यादा फेवरेबल बनता है, तो वो होता है 1919 का एक्ट। और 1919 के एक्ट के अंदर जो सेक्शन दिया होता है, यहां से देखिए हमारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम जो है यहां से आप ध्यान से सुनेंगे। गुड मॉर्निंग, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग है। अच्छे से देखिए यहां से, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए 1919 के एक्ट में एक सेक्शन दिया होता है 96 सब पार्ट सी, उसमें बात की जाती है कि सिविल सर्विसेज के लिए यहां पर एक कमीशन बनाई जाएगी। तो ये पूछा जाए कि जो इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन बनी वो आपका 1919 के एक्ट में कहां दी हुई थी, तो वो दी हुई थी 96 के सब सेक्शन सी में। इसके अलावा जो है इसी के थ्रू जो है फिर क्या किया गया, इस एक्ट के थ्रू जो है एक पूरा पाथ क्रिएट किया गया, मतलब इसने रास्ता दिखाया कि भाई कमीशन बनाई जाएगी और एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की सबसे पहली जो चीज है कि जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके कारण पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आज देखने मिल रही है, वो 1919 के एक्ट में है, जिसमें ये 3 पार्ट्स किए गए। सिविल सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज में डिवाइड किया गया। प्रोविंशियल सर्विसेज एग्जाम इंडिया में हुए और फर्स्ट टाइम इंडिया में एग्जाम हुआ 1922 में, और ये इलाहाबाद में हुआ था। इसको भी मैंने डिस्कस करा दिया था। 1922 में इलाहाबाद में सबसे पहले एग्जाम हुए। इसके बाद जो है 1919 में रिकमेंडेशन 96 सी से किया गया था। इसके लिए एक कमीशन बनी जिसको रॉयल कमीशन कहा जाता है। ये 1923 में रॉयल कमीशन बनी और इस कमीशन के जो हेड थे वो ली थे, इसलिए इसको ली कमीशन कहा जाता है। और इस कमीशन के बेस पर 1 अक्टूबर 1926 को क्या बन जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन बन जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है फ्रेम हो गया कब, 1 अक्टूबर 1926 को। और इसी के बाद एक और चीज बनी जिसको कहते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो 1935 का एक्ट आया था। इस 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू क्या बनाया गया, इसी पीएससी को, पब्लिक सर्विस कमीशन को बदलकर क्या कर दिया गया, एफपीएससी। और एफपीएससी की अगर हम बात करें तो जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था वो आपका 1937 में बना है। देखिए एक्ट तो कब आया है, याद रखेंगे 1935 में एक्ट आया है, लेकिन जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कब फॉर्म हो जा रहा है, तो वो 1937 में हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखिए इसमें जो है कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि अभी 21 अप्रैल गुजरी है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहां पर भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, जो आप लोगों ने कल मनाया। तो इंडिया की एक बहुत बड़ी जो स्टील फ्रेम कहा जाता है कि जो इंडिया को बहुत ज्यादा एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, वो है ब्यूरोक्रेसी। और इंडिया के अंदर जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है, जो प्रशासन है, उसका एक स्तंभ जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। तो इसके लिए हम हर साल जो है 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। और इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर अगर हम बात करें कि इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज हैं वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो सिविल सर्विसेज के पीछे क्या कहानी है इसको भी देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 1946 की बात कर रहे हैं हम कि इंडिया फर्स्ट होम मिनिस्टर जो थे, इंटरिम गवर्नमेंट जो सेट हो गई थी, क्योंकि देखिए 1945 के वर्ल्ड वॉर के बाद ये तय हो गया था कि भाई ब्रिटेन भारत में नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रिटेन को बहुत नुकसान हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो 1939 से 1945 चला। और उसके बाद कई तरह की चीजें जो कयास लगाए जा रहे थे कि भाई ब्रिटिश जो है वो इंडिया को संभालने के लिए उस समय केपेबल नहीं थे और वो पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे थे। तो इसलिए 1945 का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वहां से तय हो गया था कि इनको जाना ही है। उसके बाद धीरे धीरे जो है पावर ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन यहां पर तय हो गया था। तो 1946 में जो इंडिया के पहले होम मिनिस्टर हैं वल्लभ भाई पटेल एड्रेस फर्स्ट बैच ऑफ प्रोबेशनर एट ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ट्रेनिंग कॉलेज इन न्यू दिल्ली ऑन 21 अप्रैल 1947। देखिए 21 अप्रैल 1947, देखो 1946 में क्या हुआ है, 1946 में यह तय हो गया कि भाई इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उस समय बात की गई थी, लेकिन 21 अप्रैल 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहला जो बैच था इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर कंसीडर किया जा सकता है। उस समय वैसे इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, लेकिन उस समय जो ट्रेनिंग होती थी दिल्ली में होती थी, और उसी बार जो है सबसे पहली बार सिविल सर्विसेज डे को सेलिब्रेट किया गया था। तो ये बात जो है याद रख लीजिए। हाँ बिल्कुल, 378 मैंने बताया था आपको, उस पे भी मैं आ रहा हूं। तो याद रखेंगे कि भाई इस पे समय क्या था, तो इनकी ट्रेनिंग न्यू दिल्ली होती थी, आज की डेट में मसूरी होती है। तो 1947 के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो
ये जो है आपका कहां कर दिया गया, तो मसूरी में कर दिया गया। इसके अलावा देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इतना क्रेडिट क्यों दिया जाता है, उसके पीछे कुछ कारण है। इन्होंने क्या किया, जो आपका पहले हमारे यहां होता था आईसीएस एग्जाम, एक एग्जाम होता था इंडियन पुलिस एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन पुलिस, तो इसी को इन्होंने बदल कर क्या कर दिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिसको आईएएस बोला जाता है, और इंडियन पुलिस को कर दिया इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो ये सारी चीजें जो है थोड़े थोड़े चेंज किए थे, जो आपका ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे थे। तो ये 1946 में किया, 1947 में पहला बैच की ट्रेनिंग होती है, 21 अप्रैल से हम लोग सिविल सर्विसेज डे को भी मनाते हैं। तो ये याद रख लेंगे, आईसीएस ही आईएएस बन गया और आईपी जो था वो आईपीएस बन गया। और फिर 1966 में इसके अंदर एक और सर्विसेज आ गई जिनको कहा जाता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। देखिए फॉरेन सर्विसेज अलग है और फॉरेस्ट सर्विसेज अलग है, तो इसमें 1966 में ऐड किया गया था क्या, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो 1963 के रिकमेंडेशंस पे था। तो ये सारी चीजें होने लगी थी। अब देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए सिविल सर्विसेज इंडिया में आज की डेट में कैसी है, तो 3 तरह की है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक तरीके से रिफॉर्म्स के बाद है, उनके कई तरह के सुधार किए गए और इंडिया में आज ये इस तरीके से वर्क कर रही है। तो सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आ जाती है ऑल इंडिया सर्विसेज, इसके अलावा कुछ आती है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, और तीसरी होती है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो जैसे कि एमपी एग्जाम कराएगा ये इंडिविजुअल स्टेट का, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। लेकिन आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, आईएएस का एग्जाम देते हैं, आईपीएस का एग्जाम देते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, तो ये आती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में जब बना था तो सिर्फ क्या था, आईएएस ही था और आईपीएस ही था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रिफॉर्म्स किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ही जल्दी डेथ हो गई थी। पहला जो इलेक्शन हुआ था 1951-52 में, कई लोग जो है उस पर भी डिबेट करते हैं कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहला प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, लेकिन अगर हम इतिहास उठाकर देखेंगे तो 1951-52 में जब इंडिया में पहले इलेक्शंस हुए तब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो चुकी थी। लेकिन जब तक वो रहे उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। तो इसमें आईएएस और आईपीएस था। 1963 में रिकमेंडेशन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की गई और 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को भी ऑल इंडिया सर्विसेज में ऐड किया गया। इसके अलावा कुछ सेंट्रल सर्विस सिविल सर्विसेज भी होती हैं। इनके अंदर देखिए 3-4 तरह की कैटेगरी है, ए, बी, सी और डी। अगर हम सी और डी की बात करें तो सी और डी का जो सिलेक्शन होता है वो एसएससी के थ्रू होता है, और ए और बी में अगर हम बात करें तो इसमें ए के अंदर आ जाता है क्या, तो आईईएस आता है, आईआरएस आता है, आई अकाउंटिंग सर्विसेज भी आ जाता है, इकोनॉमिक सर्विसेज भी आ जाता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी आ जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इसका एग्जाम तो कौन कराता है, यूपीएससी ही कराता है। लेकिन जो ग्रुप बी के अंदर हैं उसके कुछ एग्जाम्स तो यूपीएससी करा रहा है, बाकी एग्जाम्स किसको दे दिए गए हैं, एसएससी को। और ग्रुप और सी और डी के तो मैं बता चुका हूं पूरे के पूरे एसएससी कराता है। तो यहां पर जो है ये पूरे एग्जाम्स कौन करा रहा है, यहां पर पूरे एग्जाम्स यूपीएससी करा रहा है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज में थोड़ा सा चेंजेस है, जिसमें क्लास ए जो है जैसे मैंने बताया इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हो गई, इंडियन अकाउंटिंग सर्विसेज हो गई, इसके अलावा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई। इनके एग्जाम्स तो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, लेकिन ग्रुप बी के कई एग्जाम्स होते हैं जो यूपीएससी करा रहा है, साथ साथ एसएससी को सारी जिम्मेदारी दी गई है। सी और डी के सारे जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं उनके सारे एग्जाम्स एसएससी करवाता है। इसके अलावा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जो है आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट है, या असम वगैरह अरुणाचल वगैरह में एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश के अंदर एमपीपीएससी है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जैसे कि यूपी के अंदर है तो यूपी पीसीएस कहलाता है वो। ऐसे ही आपका वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे हमारे 24 कैडर हैं और इन्हीं के थ्रू जो है सारे लोगों को पोस्टिंग्स मिलती हैं, और उन कैडर्स के अंदर ये सेंट्रल आपका जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वो भी आ जाती हैं। क्वेश्चन क्या आ रहा है पांचाल का, विक्टोरिया रूल ओनली मेल कैंडिडेट टू गो टू इंग्लैंड। देखिए आज भी अगर हम इंडिया में देखें
वैसे तो आप फीमेल्स का काउंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो क्वेश्चन आया है उस पर मैं अगर बात करूं तो देखिए उस समय हमारे इंडिया की अगर हम बात करें 1863 1864 में जब सत्येंद्र नाथ टैगोर ने एग्जाम क्लियर किया था, तो हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था। हमारे यहाँ फीमेल्स को इतना ज्यादा स्कूल तक, कॉलेजेस तक नहीं भेजा जाता था, और उस समय जो है एजुकेशन लेवल भी कम था। हमारे यहाँ कई ऐसे लीडर्स हुए जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में बहुत प्रोमिनेंट थे। अगर हम सुभाष चंद्र बोस जी की भी बात करें तो सुभाष चंद्र बोस इज ऑल्सो आईएएस ऑफिसर, आईसीएस ऑफिसर हुआ करते थे, जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम रिजाइन कर दिया था। तो हमारे यहाँ जिन जिन लोगों को मौका मिला पढ़ने का उनको भेजा जाता था। और विक्टोरिया रूल मतलब जब ब्रिटेन का रूल था तो वो इंडियंस को तो लेना ही नहीं चाहते थे, तो फीमेल्स तो उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं थी। आज हम लोग बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि भाई फीमेल्स का भी एजुकेशन धीरे धीरे बढ़े, उनके बारे में जो है बहुत सारे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, लेकिन उस समय तो उनको इंडियंस की चिंता नहीं थी, तो वो मेल फीमेल की कहां चिंता करते, और हमारा एजुकेशन भी इतना कम था, इसलिए हमें उस समय कोई भी तरह के आईएएस ऑफिसर्स या आईपीएस ऑफिसर्स देखने नहीं मिलते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया तो फीमेल्स की तरफ भी बहुत सारे ध्यान दिए गए। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े जो फीमेल्स एक्टिविस्ट रहे, जिनमें अगर हम विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें, यूएन में जाकर उन्होंने हमारा वो किया एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा सरोजनी नायडू की बात करते हैं हम, इस सुचित्रा कृपलानी, ऐसे कई लोग हुए हैं आगे चलकर जिन्होंने इन चीजों का मिथ तोड़ा है। लेकिन उस समय ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। बिल्कुल, जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, तो समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पर जो है सेंट्रल सर्विसेज को इस तरीके से रखा गया है, और सेंट्रल सिविल सर्विसेज को एसएससी और यूपीएससी मिलकर कराता है, इसको पूरा का पूरा यूपीएससी कराता है, और इसके लिए स्टेट में आपकी पीएससीज हैं वो होती है। अब आगे बात करते हैं हम पार्ट 14 की, जो हमें आज पढ़ना है। हमें इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखने हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में क्या दिया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक जो है ढांचा है ये, तो संविधान में इसके बारे में कहीं ना कहीं दिया होगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पार्ट्स दिए हैं। जैसे कि आप बुक पढ़ते हैं तो जैसे बुक्स के अंदर आप सबसे पहला पेज खोलेंगे तो आपको कंटेंट पेज दिखता है जिसमें चैप्टर्स लिखे होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो ऐसे ही भारतीय संविधान के अंदर भी क्या दिए हैं, पार्ट्स दिए हैं। तो हमारे संविधान के अंदर क्या बताया गया है, पार्ट्स को बताया गया है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास 22 पार्ट्स थे, आज हमारे पास बढ़कर क्या हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं। अब ये जो चैप्टर्स होते हैं, आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो चैप्टर्स में कुछ तो दिया होता है कि भाई चैप्टर 1 के अंदर ऐसा ब्लैंक तो नहीं दिया होता है, कुछ ना कुछ उसमें एक्सप्लेन किया होता है। तो भाई इन पार्ट्स के अंदर, इन चैप्टर्स के अंदर, इसको हिंदी में भाग कहते हैं, इंग्लिश में पार्ट कहते हैं। तो इन बुक्स के अंदर, जो हमारा संविधान भी एक किताब है, वैसे ही ये जो पार्ट है उसके अंदर भी कुछ चीजें दी गई हैं। तो उन पार्ट्स के अंदर क्या दिया जाता है, आर्टिकल्स दिए जाते हैं। इन्हीं को हिंदी में कहा जाता है अनुच्छेद। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भाई संविधान के अंदर पार्ट्स दिए हुए हैं, भाग दिए हुए हैं, जैसे एक बुक में दिए होते हैं। तो संविधान के अंदर पहले 22 पार्ट थे, अब बढ़कर कितने हो गए, 25 पार्ट हो गए। लेकिन हमारा जो आज डिस्कशन है वो कौन से पार्ट का है, कौन से भाग का है, तो भाग नंबर 14, 14th पार्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं। और इसके अंदर आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल नंबर 308 से 323 के बीच में दिया हुआ है। 308 से 323 क्या एक्सप्लेन करता है, पार्ट 14। जैसे मैंने बताया, हर बुक के अंदर कोई चैप्टर होगा और चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन होगा। इसलिए हमारे संविधान के भाग 14 के अंदर जो है आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में भाग 14 वर्णन है। पूरा एक्सप्लेनेशन 308 से 323 के बीच में किया गया है। ठीक है, तो देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहां से हमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं और ऐसा पढ़ना है कि भाई कुछ ना भूलें हम। तो यहां से देखो, थोड़ी सी चीज मैं बता दे रहा हूं कि आपके एग्जाम्स में जो है, जैसे जो एमपी के एस्पिरेंट्स हैं और बाकी जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरे इंडिया में एक ही तरह का अप्लाई होता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 308 से 314 तक की बात करें, आर्टिकल 308 से 314 की बात कर रहे हैं, इनमें क्या दिया गया है, तो इनमें प्रोविजंस के बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं कि क्या प्रोविजन होना चाहिए। मतलब पार्ट 14 दिया है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं के बारे में बात की गई है। मतलब कि किसी जगह पर जो ये हमने पूरा का पूरा यहां पर ये डिस्कशन किया है
कि भाई सिविल सर्विसेज को इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इन सारी चीजों को बहुत एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में दिया गया है पार्ट 14 में, जिसको कहेंगे सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। और इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर आर्टिकल 308 से 323 है, लेकिन उसमें मैं बात कर रहा हूं 308 से 324 क्या है, बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं, बहुत सारे प्रावधान दिए हैं कि भाई 309 का अगर हम बात करें तो 309 में दिया है क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब क्या कि भाई ये जो है कि कोई भी सिविल सर्वेंट होगा तो वो प्रेसिडेंट के या गवर्नर के प्रसाद पर्यंत तक वो जॉब करता रहेगा, मतलब उसको निकाला नहीं जा सकता है। और निकालने की भी जो रिमूवल के भी प्रोसेस है वो बहुत टफ है, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी भी करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी जो है आर्टिकल्स अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। तो आज हम उन्हीं पर जो है बहुत अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये जो समझना है आपको कि 308 से 314 है, इन प्रोविजंस प्रावधान बहुत सारे भरे हुए हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 315 से 323, यहीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जितने भी एग्जाम मतलब आपका जो कमीशन से जो भी क्वेश्चन उठकर आएगा वो इन आर्टिकल्स के सीधे नाम पूछ लिए जाएंगे, भाई 315 में क्या दिया है, 316 में क्या दिया है, 323 में क्या दिया है। जैसे 323 में रिपोर्ट के बारे में दिया है, 315 में उनके फॉर्मेशन के बारे में दिया है। अब भाई फॉर्मेशन होना चाहिए यूपीएससी, पीएससी, जेपीएससी, इन सारी चीजों के बारे में। ऐसी 317 में इनके रिमूवल के बारे में दिया है, 316 में इनके अपॉइंटमेंट के बारे में दिया है। तो इनको हम समझने की आज कोशिश करने वाले हैं और यहां से चीजें आपको बहुत अच्छे से आने वाली है एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए। तो ये जो चीज है, अगर आपने ये थोड़ा सा पोर्शन अच्छे से देख लिया तो आपको एग्जाम्स में बिल्कुल मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर मैं एमपीपीएससी की बात करूं तो एमपीपीएससी में लास्ट ईयर भी सीधे सीधे कमीशंस वाले चैप्टर से 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब 10 क्वेश्चन मतलब आप सीधे सीधे 20 नंबर, और अगर आपको कट ऑफ के पास पहुंचना है तो यहां से ये क्वेश्चन सही करके आना ही पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान से देख लीजिए, ये 315 से 323 के बारे में वैसे तो मैं ये भी डिस्कस करूंगा, लेकिन इन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो इसमें अगर हम बात करें आर्टिकल 308 से 314 जो दिया है पार्ट 14 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डील्स विद द प्रोविजन विद रिगार्ड टू ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज। मतलब जो हमने ये अभी पढ़ा है सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, इसके सारे के सारे प्रोविजंस, इसके सारे के सारे प्रावधान कहां दिए गए हैं, तो इसके सारे के सारे प्रावधान 308 से 314 के बीच में दिए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 308 से 314 के अंदर जितनी भी सर्विसेज होती हैं, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल इंडिया सर्विसेज या आपका स्टेट सर्विसेज, इनके बारे में 308 से 323 के बारे में दिया है। तो ये सारी चीजें तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 314 अखिल भारतीय के संबंध के प्रावधानों से संबंधित है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं, इनसे पूरा का पूरा इनका रिलेशन है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, 315 से 323, तो उनको हमें ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, तो उस पर थोड़ी सी नजर रखिए। अब बात कर रहे हैं पार्ट 14 की, तो इसमें देखिए 309 भी है, 311 भी है, 312 भी है, तो इस पर जो है बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन इसको देख लीजिए। लेकिन मेन फोकस आपको मैंने बार बार बोला है 315 से 323 पे करना है, वहां से ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। अब जैसे 309 में क्या दिया है, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और अ स्टेट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की। मतलब देखिए, रिक्रूटमेंट जो भी होगा, किसी की भी भर्ती होगी अगर सिविल सर्विसेज के अंदर, स्टेट सर्विसेज के अंदर, सेंट्रल सर्विसेज के अंदर, तो भाई उसके लिए क्या प्रोविजंस है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, है ना, सर्विसेज की, पार्लियामेंट और ये लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। तो कोई भी नया लॉ बनाया जाएगा तो वो कहां बनेगा, स्टेट के लिए लेजिस्लेचर में, और अगर हम बात करें यूपीएससी के लिए जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसके लिए राज्यसभा में बनेगा। ऐसा दिया हुआ है 309 में। इसके अलावा 3010 में टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट, कि वो कितने समय तक जो है करते रहेंगे, मतलब कितने समय तक वो ड्यूटी पे रहेंगे, कितने समय तक वो कार्यकाल में रहेंगे, ये 310 में दिया है। इसके अलावा सेफ गार्ड ऑफ सिविल सर्वेंट, देखिए सिविल सर्वेंट्स की जो पोस्ट होती है, अगर हम बात करें किसी आईसीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर का आज की डेट में ट्रांसफर हो सकता है, मतलब कोई जो इनको अपॉइंट करता है उससे अगर कोई भी छोटा व्यक्ति है, मतलब उनकी पोस्ट से कोई छोटा व्यक्ति है, तो उनके ऊपर कोई भी एक्शंस नहीं ले सकता। मतलब जैसे कि हम बात करें आईएएस ऑफिसर का जो होता है, मतलब एक यूपीएससी से सिलेक्टेड पर्सन
की अगर हम बात करें या चेयरमैन की बात करें, जैसे यूपीएससी के चेयरमैन की बात कर लेते हैं, तो यूपीएससी का चेयरमैन जो है इसको कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो भाई उस चेयरमैन को कोई दूसरे स्टेट का कोई मिनिस्टर, कोई सीएम उसको हटा नहीं सकता। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर की बात करें, किसी स्टेट के अंदर कोई आईएएस ऑफिसर, तो आपने सुना होगा उनके ट्रांसफर हो जाते हैं, सीएम से उनकी नहीं बन रही होती तो सीएम उनके ट्रांसफर करा देते हैं, लेकिन उनको सस्पेंड कराना है, उनको रिमूव कराना है, इतनी पावर्स नहीं होती हैं। तो ये जो है आपका सेफगार्ड ऑफ सिविल सर्वेंट किसमें दिया है? आर्टिकल 311 में दिया है। इसके अलावा जो हमें बात करनी है, हम उसी पर आते हैं मुद्दे पर, जो हमारा 315 से 323 है, उसको ध्यान से देखिए और समझिए। अब मैं जो बात करने वाला हूं वो 315 से 316, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 23 तक। इसमें अगर हम 23 की बात करें तो रिपोर्ट्स तक हमें जाना है, और शुरू कहां से करेंगे? 315 से। ये कहता है कि भाई फॉर्मेशन होना चाहिए किस चीज का? तो भाई यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सारी चीजों के बारे में बात करनी है। फिर उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करनी है, फिर उनके रिमूवल के बारे में बात करनी है, फिर उनके पावर्स किस तरीके से रेगुलेशन किया जाता है उस पर बात करनी है, उनके जो रीअपॉइंटमेंट की, उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है कि नहीं उसके बारे में भी बात करनी होती है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे आर्टिकल 3020 में। आर्टिकल 321 के अंदर हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? तो इनकी क्या है कि अगर चाहते हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर तो इनके पावर्स को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा 322 में इनके एक्सपेंडिचर्स, कहां से इनको सैलरी मिलती है, कहां से एक्सपेंडिचर होते हैं, और ये किसको रिपोर्ट्स देते हैं, और उस रिपोर्ट पर क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में बात करते हैं 315 से 323। तो पहला हमारा आर्टिकल कौन सा है? 315। इसको ध्यान से समझिए। जो आर्टिकल 315 है वो ये कहता है कि भाई आपका सेंटर के लिए, स्टेट्स के लिए, और अगर कोई दो स्टेट साथ में मिलकर भी काम करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए? तो उनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन किस तरह की? अगर हम यूनियन की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो उनके पास यूपीएससी हो, स्टेट के पास हो तो स्टेट पीएससी हो, और अगर कोई दो स्टेट्स हैं, जैसे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में आज 7 स्टेट्स हैं, लेकिन वहां पर जो है अगर हम बात करें असम है, असम 2-3 स्टेट्स का मिलकर क्या कराता है? आपका ज्वाइंट पीएससी जिसको कहा जाता है, कि वो उन स्टेट्स के रिक्रूटमेंट असम गवर्नमेंट कराती है। तो असम के साथ जैसे त्रिपुरा है, मणिपुर है, तो इनके भी जो है साथ में पीएससी होते हैं। तो वो क्या हो गए? एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई। एक स्टेट वाइज हुआ तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। जैसे एमपी इंडिविजुअल है, एमपी अलग कराता है, छत्तीसगढ़ अपना अलग कराता है, आपका उत्तर प्रदेश अलग कराता है, उत्तराखंड अलग कराता है। लेकिन जब बिहार से झारखंड निकला था, या उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला था, तो कुछ समय ज्वाइंट पीएससी का भी कॉन्सेप्ट की बात की गई थी। तो ऐसे ही जो है आर्टिकल 315 के अंदर क्या दिया गया है कि भाई इनके फॉर्मेशन की, एक किसी राज्य के अंदर या किसी संघ के अंदर क्या होना चाहिए? यूपीएससी, पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 315। तो इसको देख लेते हैं। तो भाई पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड द स्टेट्स, संघ और राज्यों के लिए क्या होना चाहिए? संघ मतलब संघ के लिए जो हो जाएगा वो आपका यूपीएससी हो जाएगा। जैसे यूपीएससी जो है वो क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब संघ लोक सेवा आयोग, यही तो होता है फुल फॉर्म, संघ लोक सेवा आयोग। और अगर हम बात करें स्टेट के लिए तो स्टेट में यहां पर राज्य आ जाता है, राज्य, अब उस राज्य का नाम आ जाता है, उत्तराखंड पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, तो वो हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि भाई आर्टिकल 315 कहता है कि भाई संघ के पास भी और राज्य के पास क्या होनी चाहिए? पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए, लोक सेवा आयोग होना चाहिए। अब इसी के बाद जो है आर्टिकल 316 दिया हुआ है ना? पहला तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। क्या क्वेश्चन है? बेस्ट बुक फॉर एमपी जीके इन इंग्लिश। बेस्ट बुक जो है, वैसे तो देखिए आप कौन से मीडियम में बात कर रहे हैं वो भी मुझे बता दीजिएगा, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बुक्स सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए
जो भी क्वेश्चंस हो लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो आर्टिकल नंबर 315 समझने आ गया कि भाई क्या कहा जा रहा है। आर्टिकल 315 कॉन्स्टिट्यूशन का कह रहा है कि संघ और राज्य के पास क्या होना चाहिए, लोक सेवा आयोग होना चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए स्टेट्स के अंदर भी और यूनियन के पास भी। यूपीएससी, ज्वाइंट पीएससी और स्टेट पीएससी का कॉन्सेप्ट है। अब 316 में क्या आ गया, इनके अपॉइंटमेंट के बारे में आ गया, इनके अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए 2-3 बुक्स आती हैं एमपी में जो थोड़ी सी अभी अच्छी हैं। एक अभी नई बुक आई है जो कि आपका कॉस्मोस पब्लिकेशन की है, हिंदी में भी आई थिंक वो अवेलेबल होगी, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में भी है। कॉस्मोस पब्लिकेशन की महेश कुमार बंडवाल की एक किताब आई है, इंग्लिश मीडियम वाले वो बच्चे ले सकते हैं, क्योंकि उससे पहले जो भी बुक्स आती हैं जैसे टाटा मैग्रो हिल की है और आपका और भी जो है लोकल राइटर्स हैं, महावीर पुणेकर, इन सारी बुक्स को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, बहुत सारी मिस्टेक्स दी हुई हैं। तो कॉस्मोस आप थोड़ा सा रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी वाली जो मैग्रो हिल की है वो बुक काफ़ी अच्छी है, मतलब दोनों इंग्लिश और हिंदी के कंटेंट में डिफरेंस है। तो देखिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी लोग एग्जाम्स के लिए अभी 19 जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो किसी एक बुक को आप जरूर ले लीजिए, लेकिन आप बार बार बुक्स मत बदलिए। आप एक ही बुक में अगर कोई चेंजेस भी होते हैं तो आप जब टेस्ट लगाएं या किसी तरह से आपको कहीं मिस्टेक्स लगती हैं तो उनको वहीं पर चेंज करते जाइए। मतलब एक ही नोट्स को आप फॉलो करिए और उसके हिसाब से, मतलब बहुत सारी आप 4-5 बुक खरीद के रख लेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। वैसे मैं अभी एक सेशन लेने वाला हूं जिसमें मैं आपको एमपीपीएससी जो 19 जून के लिए जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, तो डोंट वरी, एक आध दिन में वो सेशन आ जाएगा। तो उस पर आप लोगों के क्वेश्चंस भी मैं ले लूंगा और वहां पे बहुत अच्छे से हम लोग बात कर लेंगे। तो अभी 2 महीने हैं, आप लोग आराम से पेपर निकाल सकते हैं, उस पर बहुत अच्छे से हम लोग बात करते हैं। तो डोंट वरी, जितने भी वो होंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, तो उसमें मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि कब वो सेशन होने वाला है। जो स्ट्रैटेजी सेशन है उसमें सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस मैं जरूर लूंगा, तो डोंट वरी। बिल्कुल कोई भी लैंग्वेजेस में यूपीएससी जो है वो अलाउ करता है, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आप दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब देखिए आर्टिकल 316 की ओर बढ़ते हैं, जो कि किससे रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, की सदस्यों की नियुक्ति कैसी होगी, कार्यकाल कैसा भी होगा और इसमें रेजिग्नेशन भी किसको दिया जाएगा, इसके बारे में बात की गई है। अब देखिए इसमें अपॉइंटमेंट जो होता है कि भाई यूपीएससी है तो यूपीएससी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेगा। इसके अलावा इनका जो टर्म रहेगा ये कितने समय तक काम कर सकते हैं, तो 6 इयर्स। जैसे यहां पे चेयरमैन की बात की गई है कि यूपीएससी के अपॉइंटमेंट होते हैं जैसे चेयरमैन और मेंबर्स। तो यूपीएससी के अंदर अगर हम बात करें तो मेनली अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो आज की डेट में यहां पर मेंबर्स जो है 9 से 11 हो सकते हैं, 9 से 11 मेंबर्स हो सकते हैं। और साथ साथ जो उनका चेयरमैन होगा उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और ये कितने टाइम तक रह सकता है, तो 6 इयर्स से लेकर वो 65 इयर्स तक रह सकता है। देखिए एमपीपीएससी की बात करें, स्टेट पीएससी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की जगह कौन करता है, गवर्नर करता है। उनको रिजाइन भी किसको देना पड़ता है, तो रिजाइन भी उनको प्रेसिडेंट, मतलब यहां पर रिजाइन प्रेसिडेंट को देंगे, लेकिन वहां पर रिजाइन जैसे स्टेट पीएससी की बात करें और ज्वाइंट पीएससी की बात करें तो वहां पर आ जाता है गवर्नर, इनको रिजाइन। वैसे ज्वाइंट पीएससी की अगर हम बात करें तो इनका जो करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा, क्योंकि ज्वाइंट पीएससी 2 स्टेट्स की है, तो 2 स्टेट्स के गवर्नर को नहीं दिया जाता है। वहां पर ज्वाइंट पीएससी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होगा और इनको जो रिजाइन भी है वो प्रेसिडेंट को देना होगा। लेकिन स्टेट पीएससी में किस की बात करते हैं, हम गवर्नर की बात करते हैं। तो यहां पर 316 में अपॉइंटमेंट की बात की गई, इनके टर्म की बात करी, कितने समय तक रहेंगे, और रिजाइन की भी बात की गई है। महेश्वरी लिया, कोई बात नहीं, आपने जो बुक ले लिया ना उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो मिस्टेक्स हैं वो अच्छी होती हैं कि अगर आपको पता है कि भाई ये चीज आप जब 2 सोर्सेस को देखेंगे या आप कभी क्वेश्चंस लगा रहे होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और उनमें कहीं ना कहीं कुछ डेटा अगर आपको मिलता है तो उसको अपडेट करते चलिए। अगर बुक में गलत भी दिया तो उसको अपडेट कर लीजिए, आप बार बार बुक्स मत बदलिए, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि अभी टाइम भी ज्यादा नहीं है, जितने सोर्सेस में जो चीजें दी हैं हो सकती है उसमें 10% गलत होगी, लेकिन पूरी बुक गलत होगी ऐसा नहीं होता है। तो अगर जो बुक है आपके पास उनको अच्छे से फॉलो करिए। जी मैंने उसी बुक के बारे में बताया और बिल्कुल इसके लिए चिंता मत करिए, मैं सारे क्वेश्चंस ले लूंगा आपके। एक सेशन लेते हैं हम जिसमें हम किस तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्या बुक्स फॉलो करिए, कौन कौन सी यूनिट्स को पहले टारगेट करिए, एमपी को कैसे टारगेट करना है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो जितने एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अभी जल्दी एक सेशन में लेकर आता हूँ। तो देख लीजिए, अभी इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इसमें अपॉइंटमेंट की बात की गई है, टर्म की बात की गई, रिजाइन की भी बात की गई है।
तो देखिए अपॉइंटमेंट तो होगा, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई आपके पास एक तरीके से आप उसके लिए डिजर्व भी तो करना चाहिए। जैसे आपको यूपीएससी देना तो आपको ग्रेजुएशन जरूरी है, ऐसे ही यूपीएससी का कोई को मेंबर बनना है, चेयरमैन बनना है, उसका मेंबर बनना है, तो क्या उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसको देख लेते हैं। द क्वालिफिकेशन आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कहीं कुछ नहीं दिया है, बट एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स इन यूपीएससी शुड हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। लेकिन ये जो है प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी तक जितने भी चीजें की जाती है कंसेंट रूल टाइप का है कि भाई 10 साल का तो आपको एक्सपीरियंस हो किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, तब जाकर आप यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं। तो ऐसा कोई क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन जो लोगों को भी इसमें अपॉइंट किया जाता है उनको 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, किसी राज्य सरकार के अंतर्गत या केंद्र सरकार के अंतर्गत उनको कोई ना कोई पद धारण करना चाहिए, वहां का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 10 ईयर्स का। तो ये भी चीज है। इसके बाद बढ़ते हैं आर्टिकल 317। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई कौन अपॉइंटमेंट करता है। तो देखिए यहां पर मैं फिर से अगर डाउट हो रहा हो तो अपॉइंटमेंट जो होगा वो याद रख लीजिए, यूपीएससी के अंदर कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेगा। ज्वाइंट पीएससी के अंदर भी कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेगा। और आपका स्टेट पीएससी के अंदर करेगा तो गवर्नर करेगा। इसके अलावा इनका टर्म कितना रहेगा, तो 6 ईयर्स 65 ईयर्स हो जाता है, लेकिन इनके अंदर 6 ईयर्स 62 ईयर्स तक रह सकते हैं ये। इसके अलावा रिजाइन भी ये सारे लोग जिनने इनको अपॉइंट किया है उनको ही ये सब लोग रिजाइन भी देंगे। तो ये भी एक जो चलता है, क्वालिफिकेशन में 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को जाएगा यूपीएससी के लिए। तो यूपीएससी पे मेन फोकस है आज हमारा, स्टेट के लिए तो मैं अलग से भी बताऊंगा आपको। तो यूपीएससी का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करेगा, रिजाइन भी इनको प्रेसिडेंट को देना होगा, इनका टर्म 6 ईयर 65 ईयर्स का होगा, 10 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके बाद देखिए बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 317। अब 317 है रिमूवल का प्रोसेस। रिजाइन करना स्वेच्छा से होता है कि भाई आपने रिजाइन कर दिया, लेकिन रिमूवल होता है कि भाई जबरदस्ती किसी को टर्मिनेट करना, किसी को निकालना, तो उसके लिए होता है रिमूवल का प्रोसेस। और वो किस में दिया है, आर्टिकल 317। सीधे क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि भाई आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले इन आर्टिकल्स के जो मेन फ्रेम है, जैसे कि 315 है तो भाई फॉर्मेशन ऑफ PSCs इन यूनियन एंड स्टेट्स, 316 तो अपॉइंटमेंट टर्म्स, रेजिग्नेशन, आर्टिकल 317 रिमूवल, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 323 रिपोर्ट्स, आर्टिकल 322 एक्सपेंसेस। तो पहले आप इनको याद करिए, फिर अंदर की बात थोड़ी सी समझिए। तो रिमूवल जो है इनका कौन करता है, तो याद रखेंगे कि रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट करेगा, किसी का भी, चाहे स्टेट के अंदर हो, चाहे ज्वाइंट पीएससी के अंदर हो, चाहे यूपीएससी के अंदर हो, इनके मेंबर्स को सिर्फ कौन निकाल सकता है, प्रेसिडेंट। लेकिन उसके लिए भी कहां जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, एक इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी, और जब वो उसमें पूरी तरह से जो है दोषी पाए जाते हैं तब जाकर इनको निकाला जाता है। तो 317 किससे है, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाना या निलंबित करने के लिए आर्टिकल कौन सा है, तो 317 है। ये बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। इसके बाद रिमूवल का क्या प्रोसेस है, तो मिसबिहेवियर, अगर किसी तरह से जो मेंबर है, मतलब क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, किस बेसिस पर इनको निकाला जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा या सस्पेंड किया जाएगा। तो अगर उनका जो बिहेवियर है वो किसी भी अथॉरिटी के साथ अच्छा नहीं है, तो मिसबिहेव करने पर, इनसॉल्वेंट, दिवालिया हो गए हैं वो, इसके अलावा कहीं बाहर पेड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है, इसके अलावा अनसाउंड माइंड, या मानसिक तौर पर वो जो है सक्षम नहीं है, पागल हो जाए, या किसी तरह से जो है मतलब मानसिक संतुलन जिसका ठीक ना हो, मेंटल स्टेबिलिटी ना हो, तो उस बेसिस पर उनको रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा एक पूरा प्रोसेस है, प्रेसिडेंट कैन आल्सो रिमूव द चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी फॉर मिसबिहेवियर, जो हमने बात कर ली। इन द केस ऑफ मिसबिहेवियर द प्रेसिडेंट हैज टू रिफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट पे भेजेगा, वहां एक इंक्वायरी होगी, एंड द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन मेंबर्स ऑन द एडवाइस दैट इज टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइस आएगा उस पर करना पड़ेगा। और ये भी बात याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार निर्णय जो दे दिया वो मानना पड़ेगा इनको। द एडवाइस टेंडर्ड गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, फिर वो प्रेसिडेंट वहां पर बाध्य हो जाता है कि उसको उस तरीके का निर्णय लेना पड़ेगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड, और ये एक चीज है कि जब तक इंक्वायरी चल रही है तो प्रेसिडेंट उनको सस्पेंड कर सकता है, चेयरमैन को या मेंबर को। लेकिन अगर इंक्वायरी में वो क्लीन चिट मिल गई तो वापस से आ जाएंगे। और अगर जैसे कि किसी भी तरह से
उनको नहीं मिली है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसीजन दे दिया और प्रेसिडेंट को लगता है नहीं इसको रखना चाहिए, तो भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो जब इंक्वायरी बैठ जाएगी तो उनको निकालना ही पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है। इसके बाद बढ़ते हैं आर्टिकल 318 में। अब 318 में जो है यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए ऐसा है कि किसी भी तरीके से कोई नंबर फिक्स नहीं है कि भाई कितने मेंबर्स होने चाहिए चेयरमैन के साथ साथ। तो ये जो चीज है, ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास पावर है, और प्रेसिडेंट की पावर यूज तो कर सकता है, लेकिन वो कितने मेंबर्स हो सकते हैं वो राज्यसभा को दे दिया गया। तो आर्टिकल 318 के बाद अगर जैसे मेंबर को बढ़ाना है, जैसे यूपीएससी में अभी 9 से 11 मेंबर हो सकते हैं, एमपीपीएससी के अंदर अगर हम बात करें तो 5 मेंबर्स हो सकते हैं। तो 318 जो है कई तरह के मेंबर्स के काउंट से भी जुड़ा हुआ है। मतलब 318 क्या बोलेंगे तो आपका जो पावर है इनको देख लीजिए। तो पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ मेंबर्स स्टाफ ऑफ द कमीशन, मतलब आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति। तो 318 जो है कि भाई आप रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, किसके? उनके मेंबर्स कितने होंगे। जैसे यूपीएससी के लिए अभी जो है वो कितना है, तो 9 to 11 मेंबर्स होने चाहिए। एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में अभी 5 है, मतलब इसमें 4 मेंबर्स हो सकते हैं, एक चेयरमैन हो सकता है। इसमें अगर अभी देखा जाए तो यूपीएससी के अंदर अभी 9 मेंबर्स की कमेटी है, मतलब ये चेंज होती रहती है। तो एक जो है इसका चेयरमैन हो जाएगा, एक चेयरमैन के अलावा जो है मेंबर्स हो जाएंगे। जैसे एमपीपीएससी में भी 4 जो है उसके मेंबर्स होंगे, लेकिन अभी एमपीपीएससी में सिर्फ 3 है, एक पोस्ट रिक्त भी है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये प्रोविजंस जो है वो किसको दे दिए गए? ये ऐसा है कि भाई राज्यसभा और राज्य का विधानमंडल जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो इसके ऊपर बना सकता है लॉ। इसके अलावा जो राज्यसभा है वो इनके लिए लॉ बना सकती है। 318 में इसी के बारे में बात करी है कि पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ मेंबर्स स्टाफ ऑफ द कमीशन, कि इनके लिए क्या चीज रहेगी। इसके बाद अगर हम 318 की बात करें तो द स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन जनरल यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन। तो देखिए यहां मैंने बोला था कि भाई प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर चेंज ही करना है तो राज्यसभा में ये जो है एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा, उसके बाद इसको चेंज कर दिया जा सकता है। अभी 9 to 11 ही है, और एमपीपीएससी के अंदर अगर बात करें तो टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 319 की तरफ। आर्टिकल 319 क्या बोलता है? तो जैसे कि भाई आपका यहां पर पावर्स इनके लिए दी गई हैं, तो कुछ ना कुछ तो इनसे जुड़ी हुई चीजें भी तो समझेंगे। कि हमने बात कर ली कि भाई इनका फंक्शन की 315 में बात करते हैं हम कि भाई होना चाहिए, फॉर्मेशन होना चाहिए पब्लिक सर्विस कमीशन का यूनियन और स्टेट्स में। 316 में हमने बात करी कि इनको अपॉइंटमेंट करा दो, इनका टर्म बता दो, इनके रेजिग्नेशन की बात करा दो। 317 में इनका रिमूवल करा दिया। 318 में इनके मेंबर्स कितने होने चाहिए, कौन मेंबर्स करेगा, ये बात की गई। अब 319 भी तो जरूरी है। 319 में ये कहा गया कि भाई प्रोहिबिशन एज द होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय मेंबर्स ऑफ द कमीशन सीजिंग टू बी सच मेंबर्स। आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य ना रहने पर पद धारण करने पर प्रतिषेध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आप चेयरमैन भी बन गए हैं, आप मेंबर्स भी बन चुके हैं, आपका अपॉइंटमेंट की भी बात क्लियर हो गई है, इनके टर्म्स की भी बात क्लियर हो गई है, कितने नंबर हो सकते हैं वो भी बात हो गई है, रिमूवल का भी प्रोसेस हो गया। अब जो है कि भाई ये एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल, किस चीज के लिए एलिजिबल, किस चीज के लिए एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। मान लिया जाए कि भाई यूपीएससी का चेयरमैन है। अब यूपीएससी का चेयरमैन 6 इयर्स या 65 इयर्स तक रह सकता है। मतलब अगर उसको आज अपॉइंट किया है, उसकी एज मान लिया जाए 57 इयर्स है, और 6 साल बाद वो हो जाता है 63 इयर्स का। यहां पर 2 कंडीशंस इसलिए डाल दी गई हैं कि मान लिया जाए जैसे एक ये केस हुआ तो 57 पे उसने अपॉइंट हुआ, 63 में वो रिटायर हो जाएगा क्योंकि उसके 6 साल हो गए। लेकिन कोई अपॉइंट ही 63 में हुआ है, तो जैसे ही वो 65 का होगा उसको रिटायर होना पड़ेगा। तो इसमें ये लिखा गया है कि भाई 6 साल या 65 वर्ष, इनमें से विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। अगर ये पहले हो जाए, 6 साल पहले हो जाए तो तब रिटायरमेंट हो जाएगा, या 65 इयर्स की एज उसने अटेन कर ली है तो रिटायर हो जाएगा। अब मान लिया जाए यूपीएससी का चेयरमैन रिटायर ही हो गया 63 की एज में, अब 2 साल तो बचे हुए हैं, तो क्या इसको वापस से रीअपॉइंट किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यही कंडीशन डाल दी गई है 319 में कि इनके ऊपर क्या रोक लगाई जाए। तो आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य ना रहने पर पद धारण करने पर प्रतिषेध है। ये एलिजिबल नहीं है किस चीज के लिए? रीअपॉइंटमेंट के लिए।
ये रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई यूपीएससी का चेयरमैन अगर आप बन गए तो रिटायर होने के बाद आपको वापस से यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बनना है। आप कोई दूसरी भी पोस्ट नहीं धारण कर सकते हैं, कोई भी तरह का पद धारण नहीं कर सकते हैं। ये किस में दे दिया गया, आर्टिकल 319 में कोई पोस्ट नहीं ले सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे भाई चेयरमैन के साथ है, मेंबर के साथ क्या होगा? तो भाई मेंबर जो है वो अब जो है वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। मेंबर जो है वो क्या बन सकता है? तो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, क्योंकि मेंबर अभी चेयरमैन थोड़ी बना है, वो उससे बड़ी पोस्ट हो गई। तो मेंबर के अगर वर्ष हो गए हैं तो वो चेयरमैन बन सकता है। और ऐसा होता है अमूमन कि मोस्टली टाइम पर जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं, तो कोई अगर मेंबर जो चेयरमैन है वो रिटायर हो गया तो मेंबर्स को प्रमोट करके क्या बना दिया जाता है? तो मेंबर्स को बना दिया जाता है चेयरमैन। तो ये एक चीज है। लेकिन स्टेट पीएससी के अंदर क्या है? तो स्टेट पीएससी के अंदर अगर हम बात करें तो स्टेट पीएससी का अगर चेयरमैन है, स्टेट पीएससी का चेयरमैन है, तो वो यूपीएससी का मेंबर भी बन सकता है और चेयरमैन भी बन सकता है। तो ये याद रख लीजिए, वो क्या क्या बन सकता है? यूपीएससी का मेंबर भी बन सकता है और चेयरमैन भी बन सकता है। लेकिन अगर हमने बात करी जो स्टेट पीएससी का चेयरमैन, जैसे मध्य प्रदेश का चेयरमैन है, तो वो आगे चलकर यूपीएससी के मेंबर भी बन सकते हैं, चेयरमैन भी बन सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें स्टेट पीएससी का कोई मेंबर है, तो वो मेंबर के पास ये इस तरह की चीज है कि वो चेयरमैन भी बन सकता है उसी स्टेट पीएससी का, यूपीएससी का वो मेंबर भी बन सकता है और चेयरमैन भी बन सकता है। तो जैसे जैसे जो पद खाली रह गए हैं उनको भरा जा सकता है, लेकिन इनका रीअपॉइंटमेंट पे क्या लगा हुआ है? प्रतिषेध लगा हुआ है, प्रोहिबिशन लगा हुआ है। ये चीज अच्छे से याद रख लीजिए। लिमिट है बिल्कुल, अगर कोई एक बार चेयरमैन बन गया तो अगली बार चेयरमैन नहीं बनेगा। मेंबर से चेयरमैन बन सकता है। आपका स्टेट पीएससी का चेयरमैन अगला मेंबर यूपीएससी का बन सकता है और यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है। और इसका जो मेंबर है वो आपका चेयरमैन, यूपीएससी का मेंबर और चेयरमैन, ये सारी चीजें कर सकता है। लेकिन यूपीएससी के एक बार चेयरमैन बन गए तो फिर रीअपॉइंटमेंट का कोई भी जो है चांस नहीं है। तो 319 में क्या हुआ? तो the chairman of UPSC after retirement not eligible for further employing under the government of India or government of state. A member of UPSC after retirement is eligible for appointment as the chairman of UPSC. यही बात करी मैंने कि जो चेयरमैन है यूपीएससी का, रिटायरमेंट के बाद कोई भी पोस्ट धारण नहीं कर सकता, भारत सरकार के अंदर भी और राज्य सरकार के अंदर भी। और दूसरी बात कर रहे हैं, अगर कोई यूपीएससी का मेंबर है, कोई सदस्य है, तो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। और स्टेट पीएससी का अगर कोई मेंबर है तो वो स्टेट पीएससी का चेयरमैन बन सकता है, यूपीएससी का मेंबर बन सकता है और यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है। ये चीज है। बिल्कुल आप लोग देखिए, मैं हर लेक्चर में यही बोलता हूं, आप लोगों के जो सजेशंस हैं वो बिल्कुल दिया करिए। जैसे आप एमसीक्यू का बोल रहे हैं, हम एमसीक्यू भी लेकर आ जाएंगे आर्टिकल्स के ऊपर, लेकिन अभी इसमें से कमीशंस हमने टच नहीं की थी, इसलिए ये कमीशंस उठाइए जिसमें आर्टिकल्स आपके क्लियर हो जाएं, तो यहां से आप मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो उसी पर हम फोकस कर रहे हैं। तो डोंट वरी, हम वो भी प्लान करेंगे कि एक सेशन ऐसा कुछ क्रिएट किया जाए जिसपे एमसीक्यू डिस्कस करें। तो समझ में आ रहा होगा आपको आर्टिकल 319 क्या कह रहा है। अब बढ़ते हैं आगे 320। अब भाई कुछ ना कुछ तो फंक्शंस भी हैं इनके, उन पर भी बात कर लेते हैं। तो फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग के कार्य क्या है? तो भाई इनके कार्य क्या है? तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। आप सिलेक्ट हो गए तो ट्रेनिंग होगी आपकी। अगर आप आईएएस की तरह सिलेक्ट हुए तो मसूरी जाइए, लबासना जाइए। अगर आप आईपीएस की तरह सिलेक्ट हुए हैं हैदराबाद जाइए। आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में सिलेक्ट हुए हैं तो आप देहरादून जाइए। आप जो है बोला जाए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी है तो नरोना एकेडमी भोपाल जाइए। तो ऐसे जो है इनके फंक्शंस हैं। तो ट्रेनिंग भी कराना इनका एक फंक्शन है। दूसरा, इतने सारे एग्जाम्स भी तो करा रही है, ये रिक्रूटमेंट भी हो रहे हैं, भर्तियां भी करा रही हैं। तो इनके जो फंक्शंस हैं कि भाई क्या क्या यूपीएससी का फंक्शन है, क्या क्या एमपीपीएससी का फंक्शन है या स्टेट पीएससी के फंक्शंस हैं, ये किसके अंदर बताए गए हैं? तो आर्टिकल 320 के अंदर इस चीज की बात की गई है। बात करते हैं 321 की। अब 321 किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए हमने इनका क्या क्या करा दिया कि भाई सबसे पहले तो फॉर्मेशन करा दिया, फॉर्मेशन के बाद अपॉइंटमेंट करा दिया, अपॉइंटमेंट के बाद टर्म की भी बात कर ली, रिजाइन की भी बात कर ली, रिमूवल की भी बात कर ली, कितने सदस्य हो सकते हैं उसकी भी बात कर ली। इसके अलावा रीअपॉइंटमेंट की बात करी कि भाई ये वापस से पुनर् जो है इनको सीट दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। तो चेयरमैन यूपीएससी का बन गए तो फिर तो रिटायरमेंट के बाद कहीं नहीं, मेंबर हो तो चेयरमैन बन सकते हो। तो ऐसी चीज पढ़ ली। इसके बाद फंक्शंस की बात कर ली। अब है आर्टिकल 321। तो 321 की बात यह है कि मान लिया जाए कि कोई आईएएस ऑफिसर है। अब उस आईएएस ऑफिसर के पास कुछ शक्तियां हैं, लेकिन प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको और भी कोई पावर देना चाहते हैं। मान लिया जाए उस जगह पर कोई तरह से वायलेंस हो गया है,
वायलेंस के साथ साथ वहां पर कुछ और भी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसमें लगता है कि प्रेसिडेंट को कि इसको कुछ और भी एक्स्ट्रा पावर दे दिए जाए कि ये यहां पर उस तरीके से मैनेज कर ले। तो ये दिया है आर्टिकल नंबर 321 में। तो किसी भी अधिकारी की थोड़ी शक्तियां बढ़ाने के लिए या तो चेंज ही कर दें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो भी प्रोविजन दिया है आर्टिकल 321 में। तो पावर्स टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस, लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की जो शक्ति है वो किसमें दी है? 321 में। कि अभी उनके पास जो अधिकार है उससे ज्यादा अधिकार उनको देने हैं, तो वो किस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा? 321 आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। सर अगर मेंबर की एज 65 हो जाए, 65 हो जाए, तो क्या वो चेयरमैन के लिए अपॉइंट हो सकता है? देखिए अगर 65 हो गया तो रिटायरमेंट एज हो गई ना। जैसे कि अभी प्रदीप कुमार जोशी जी के साथ हुआ, प्रदीप कुमार जोशी जी की 5 अप्रैल को हो गई 65 साल के, तो उनको होना पड़ा क्या? रिटायर। वो अभी जो है ज्यादा टाइम से नहीं थे, लेकिन उनको रिटायर होना पड़ा। और फिर जो है मनोज सोनी जी जो हैं वो अभी यूपीएससी के चेयरमैन बने। तो वो क्यों बनना पड़ा? प्रदीप कुमार जोशी जी 65 साल के हो गए थे इसलिए। तो जैसे ही आप 65 साल के हो गए वैसे ही खत्म हो जाएगी, ये चीज समझ लीजिए। तो 321 समझ रहे होंगे कि भाई किसी भी आपको अधिकारी या चेयरमैन या पब्लिक सर्विस कमीशन की पावर्स को बढ़ाना है, तो एक्सटेंड करने के लिए जो पावर है, इसमें कौन पावर एक्सटेंड करेगा? तो भाई प्रेसिडेंट करेगा, स्टेट्स के लिए गवर्नर करेगा। प्रेसिडेंट और गवर्नर 321 का इस्तेमाल करके उनके पावर्स को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं 322। अब भाई 322 में क्या है? तो 322 में इनके एक्सपेंसेस हैं, इनकी सैलरी है, क्या खर्चा हो रहा है, तो इन सारी चीजों के बारे में दिया गया है आर्टिकल 322। क्योंकि मैं बोल रहा हूं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कोई भी अगर बात कर रहे हैं यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, ज्वाइंट पीएससी की, तो इनको पूरा का पूरा जो भी सपोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन से सपोर्ट है। तो किसी भी तरह से बीच में कोई चीज नहीं रुकती है। जैसे कि भाई एक यूपीएससी की जितनी बॉडीज हैं, यूपीएससी के जो भी सदस्य हैं, उनकी सैलरी नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि वो आता है आर्टिकल 322 में और उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा मिलता है, भारत की संचित निधि से। तो एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि अगर हम बात करें यूपीएससी को फंड कौन देता है, तो यूपीएससी को फंड देता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, जिसको रोका नहीं जा सकता, भारत की संचित निधि। तो ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि यूपीएससी के किसी मेंबर्स की सैलरी जो है स्टक है, क्योंकि उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से है और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया है आर्टिकल 322 का। किसी तरह से वायलेट होगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट फिर जो है, वैसे तो कभी हुआ नहीं है लेकिन उनके पास पूरा का पूरा पावर है। तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बार बार याद रखिए। क्या वो रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन रह सकते? कैसे रहेंगे? अगर रिटायर ही हो गए तो चेयरमैन तो हुए ही ना, नहीं हुए। मतलब आप अगर किसी सर्विसेज से रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद थोड़ी आप कुछ हो सकते हैं, आपको फिर पेंशन मिलेगी, आप घर पे रहिए। तो ये चीज समझने आ रही होगी कि एक्सपेंसेस के बारे में किसमें दिया है? आर्टिकल 322 में। तो आर्टिकल 322 क्या बताता है? इनके एक्सपेंसेस के बारे में बताता है, जैसे कि यूपीएससी का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। एमपीपीएससी अलग से डिस्कस करना है तो मैं फिर से वहीं बताऊंगा, तो डोंट वरी, अभी बस ये याद रख लीजिए। लोक सेवा आयोग के खर्च किसमें दिए? 322 में। 323 में क्या होती है? रिपोर्ट्स आती हैं इनकी, जो रिपोर्ट्स होती हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस की, वो आती हैं। तो देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि अगर यूपीएससी है तो यूपीएससी रिपोर्ट किसको देगा? तो यूपीएससी रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को। लेकिन थोड़ा सा यहां पर आपको एग्जाम में घुमा सकता है कि भाई ज्वाइंट पीएससी में किसको रिपोर्ट पेश की जाएगी? तो गवर्नर को पेश की जाएगी। और स्टेट पीएससी की रिपोर्ट क्या होगी? वो भी किसको दी जाएगी? गवर्नर को दी जाएगी। देखिए मैंने इसलिए यहां पर ये बताया क्योंकि जब मैंने अपॉइंटमेंट बोला था तो भाई यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं या चेयरमैन, उनका अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट कर रहा था, लेकिन ज्वाइंट पीएससी का भी प्रेसिडेंट कर रहा था। लेकिन जब रिपोर्ट्स की बात आती है तो भाई ज्वाइंट पीएससी है। ज्वाइंट पीएससी का मतलब 2 से ज्यादा स्टेट्स जो हैं, 2 से ज्यादा स्टेट्स मिलकर कहीं पर रिक्रूटमेंट करा रहे हैं, तो वहां के गवर्नर को, जैसे कि भाई असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है, तो भाई अगर हम बात करें ज्वाइंट पीएससी है तो उन सारे गवर्नर्स को रिपोर्ट दी जाएगी कि यूपीएससी के अंदर या स्टेट पीएससी के अंदर या ज्वाइंट पीएससी के अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं। तो इन रिपोर्ट्स को पेश किया जाता है किस आर्टिकल के थ्रू? 323 को। तो ये यूपीएससी प्रेसिडेंट को देता है, ज्वाइंट पीएससी गवर्नर्स को देता है, जितने भी स्टेट की वो ज्वाइंट हो, और स्टेट पीएससी जो है वो गवर्नर को देती है। जैसे मध्य प्रदेश पीएससी है, वो अपनी रिपोर्ट किसको पेश करेगी? गवर्नर को पेश करेगी। फिर गवर्नर उस रिपोर्ट को देखेगा कि क्या भाई इस जो ये कमीशन है इसको क्या कमी आ रही है, ये कैसा काम कर रही है, इसके थ्रू रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये ट्रेनिंग प्रॉपर से दे पा रही है कि नहीं। फिर उनमें कई तरह के बदलाव होंगे। जैसे हम यहां पर मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको बताऊं कि यूपीएससी में पहले एथिक्स का पेपर नहीं होता था,
तो ये कई तरह की जो रिपोर्ट्स थी वो प्रेसिडेंट के पास गई कि भाई जो अधिकारी आ रहे हैं उनके अंदर थोड़ी सी नैतिक मूल्यों की कमी है। तो फिर 2014 के बाद जो है एथिक्स को जोड़ा गया। तो ये रिपोर्ट्स जो होती हैं कई तरह की चीजें चेंज करती हैं। जैसे कि अगर आप 93 की बात करेंगे तो उस समय जो है आपके कई तरह के जो सब्जेक्ट्स थे उनके वेटेज ज्यादा थे, तो उनमें जो है वेटेजेस को जो है चेंज किया गया, सिलेबस को चेंज करना, रिपोर्ट्स ये जो होती हैं इन रिपोर्ट्स के बेसिस पर कई तरह के एक्शंस लिए जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, रिपोर्ट किस टाइप की? देखो रिपोर्ट्स में वही बता रहा हूं कि ये रिपोर्ट्स में जो है सारी रिपोर्ट्स आएंगी कि भाई यूपीएससी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को जमा करेगा कि भाई रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है, जो रिक्रूटमेंट हुए हैं उनमें सारी बात होती है कि भाई कौन से सब्जेक्ट्स पर ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं किसी को। ये रिपोर्ट्स आती हैं पब्लिक डोमेन में, ये रिपोर्ट्स आ जाती हैं आपके पास कि भाई जैसे कि बीच में ऐसा हुआ था कि कई तरह के जैसे मैथ्स के स्टूडेंट्स थे या कई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कई लोगों को बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाते थे, तो फिर धीरे धीरे वो सिलेबस में चेंज किया गया, उनका वेटेज जैसे ऑप्शनल का थोड़ा सा वेटेज कम किया गया। तो ये जो चीजें हैं ये रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट के पास जाती है कि किसी तरह से पक्षपात तो नहीं हो रहा है, रिक्रूटमेंट में उस तरह की क्वालिटी मेंटेन की जा रही है कि नहीं। क्योंकि देखिए छन छन कर बहुत आगे लेकर जाना है, तो ऐसा ना हो कि किसी भी तरह, जैसे सी सेट के लिए है कि भाई सी सेट में थोड़ा सा टेक्निकल स्टूडेंट्स को ज्यादा फायदा हो जाता है, तो सी सेट के वेटेज को थोड़ा सा वो रखा गया कि उसको क्वालिफाइंग कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, तो उस जगह पर फायदा उनको होने लगता है। तो इस तरीके से एक तरीके से बैलेंस बनाने का काम होता है रिपोर्ट्स का। और रिपोर्ट्स बहुत सारी चीज होती हैं, केवल रिपोर्ट्स में रिक्रूटमेंट, सिलेबस या आपका एक्सपेंसेस इनकी बात नहीं होती। कई बार ऐसी रिपोर्ट्स में भी होती है कि मान लिया जाए कि भाई कहीं पर करप्शन ज्यादा हो रहा है, कोई अधिकारी जो है करप्शन में इन्वॉल्व है, या इस जगह पे स्टेट पर रेवेन्यू पर असर आ रहा है, तो वो रिपोर्ट्स भी पेश की जाती हैं। फिर वो रिपोर्ट्स जो है साझा होती हैं, पार्लियामेंट में पेश की जाती हैं, फिर उनके ऊपर कई तरह के बिल्स बनाए जाते हैं। जैसे कि रिपोर्ट्स का मान लिया जाए कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपका एक रिपोर्ट कार्ड आता था, तो उस रिपोर्ट कार्ड में सारे मार्क्स दिए होते थे, आपको डिसिप्लिन के भी मार्क्स दिए होते थे, आपको ड्रेस के मार्क्स भी दिए होते थे, आप कितना डिसिप्लिन में रहते हैं, कितना आप नीट और क्लीन जाते हैं, आप राइटिंग कैसी करते हैं, ये टीचर्स के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हुए हैं, उस बेसिस पर वो रिपोर्ट कार्ड ये होता था कि आप उस बेसिस पर अपने अंदर चेंजेस लाइए। तो वो पेरेंट्स को दिखाया जाता था कि आपके बच्चे के अंदर ये चीजें हैं, ये जो चीज है उसको कीप इट अप करिए, जो चीजें में इंप्रूवमेंट हो सकता है उसको इंप्रूव करिए। तो ऐसे ही यूपीएससी भी अपनी रिपोर्ट पेश करता है और जो प्रेसिडेंट के पास जाती है, फिर उनके बेसिस पर हो सकता है कि कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो आर्टिकल्स का यूज करके चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि सदस्यों की संख्या बढ़ानी है, उनके पावर्स को एक्सटेंड करना है, उनके अपॉइंटमेंट के अंदर कोई चेंजेस करने हैं, या उनके प्रोविजंस जो है 308 से 314 उसमें कोई बदलाव करने हैं, तो वो चीजें हैं। क्या क्वेश्चन है? आई एम अ न्यू स्टूडेंट, वेलकम न्यू स्टूडेंट्स जो भी हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 323 में क्या है? तो यूपीएससी सबमिट्स द एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट प्लेसेस द रिपोर्ट बिफोर पार्लियामेंट। तो यूपीएससी जो है वो किसको रिपोर्ट देगा? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको पेश करेगी? पार्लियामेंट को। एंड द रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी इज डिस्कस इन द पार्लियामेंट। और इस रिपोर्ट पर क्या होगा? एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही गहन इस पर डिस्कशन होगा, क्या इसमें मांग है, किस तरह की चीजें हो सकती हैं, उस पर बात होगी। एंड द रिकमेंडेशंस ऑफ यूपीएससी आर नॉट बाइंडिंग बट एडवाइजरी इन नेचर। अब जैसे यूपीएससी कई तरह से बोले कि भाई हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमें एक्सपेंसेस ज्यादा दिए जाए, इस तरह की चीज है, तो वो एडवाइज कर सकती है। ये नहीं है कि पार्लियामेंट के पास जो एडवाइस आया उनको मानने के लिए वो बाध्य है, तो ये बाध्य नहीं है। रिकमेंडेशन जो यूपीएससी की होती है वो बाध्य नहीं होती है, बाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन वो एडवाइजरी इन नेचर होती है। तो एडवाइस देने के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं। तो होप ये चीज समझ में आई होगी। इसके अलावा हमें बात करनी है इनके चेयरमैन्स की, इनको भी देख लेते हैं फटाफट। तो आपको यहां तक बात सबको क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? प्लीज लेट मी नो। जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं ध्यान से देखिए, यहां से एक भी मार्क्स नहीं कटेगा और नहीं कटना चाहिए, अच्छे से पढ़िए। तो हमने पढ़ लिया आर्टिकल 315, 316, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो 23 किसकी बात करता है? रिपोर्ट्स की बात करता है। 22 किसकी बात करता है? तो एक्सपेंसेस की बात करता है। आर्टिकल 315 किसकी बात कर रहा था? तो फॉर्मेशंस की बात कर रहा था। 316 उनके अपॉइंटमेंट्स की, उनके टर्म्स की बात कर रहा था। 317 जो है वो उनके रिमूवल की बात कर रहा है। आर्टिकल 318 में उनके मेंबर्स कितने होने चाहिए उनकी बात की गई है। 319 में उनके रीअपॉइंटमेंट की बात की गई। 320 में उनके फंक्शंस की बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? यूपीएससी के चेयरमैन की। तो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर, ऑल क्लियर। चलिए बहुत अच्छे से, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, इसमें मार्क्स नहीं कटने चाहिए,
ऐसा पढ़ना है हमको। तो देखिए सबसे पहले यूपीएससी का चेयरमैन कौन बने, रॉस बार्कर बने, ये सबसे पहले चेयरमैन है, इनका नाम पूछा जा सकता है कि हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, तो रॉस बार्कर। अब दूसरा डेविड पेट्रेई, आयरे गॉर्डन, रॉबर्टसन। अब देखिए यहां पर आ जाइए, पहला तो ये याद रख लीजिए, अब दूसरा नाम याद रख लीजिए एच के कृपलानी। एच के कृपलानी क्या है, तो 1 अप्रैल 1947 से जनवरी 13 1949 तक है। अब ये 1 अप्रैल को बने थे, इन्हीं के टाइम पे 21 अप्रैल भी आया होगा जब हमने क्या मनाया, सिविल सर्विसेज डे। तो सिविल सर्विसेज डे जब फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था इंडिया में, तब कौन जो है आपका चेयरमैन था, तो एच के कृपलानी थे। एच के कृपलानी के साथ ये भी फैक्ट याद रखेंगे कि 1 अप्रैल 1947 के बाद मई आया होगा, जून आया होगा, जुलाई और अगस्त, और 15 अगस्त को हो गए हम आजाद। तो भाई आजाद भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले चेयरमैन कौन, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले चेयरमैन भी एच के कृपलानी। एच के कृपलानी के बाद नाम याद रखना है आर.एन. बनर्जी का। अब आर.एन. बनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था 1926 में तो बनी थी पब्लिक सर्विस कमीशन, और 1937 में इसी को बना दिया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो 1935 के एक्ट से था। तो ये आपको समझ में आया था, देख लीजिए 1937 से क्या हुआ, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को ही 1950 में क्या बना दिया गया, यूपीएससी। किससे बनाया गया, आर्टिकल 378 का सबसेक्शन 1 से। तो जब आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था तब कौन थे, एच के कृपलानी थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जब यूपीएससी का नाम आया गया, वो कब आया गया, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी को, यहां 14 जनवरी को ये बन रहे हैं, तो 26 जनवरी को जब यूपीएससी बन गया है, तो यूपीएससी के पहले चेयरमैन कौन है, तो आर.एन. बनर्जी है। यूपीएससी बनने के बाद कौन चेयरमैन है, आर.एन. बनर्जी। इंडिपेंडेंट इंडिया के एच के कृपलानी। सिविल सर्विसेज डे किसके समय मनाया गया, तो एच के कृपलानी। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन रॉस बार्कर। फिर एन गोविंदराजन, वी.एस. हेजमादी, बी.एन. झा, आर.के. डामले। इनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इन तीनों के नाम अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, तो इसके बाद जो है आर.एम. बैथ्यू का नाम याद रख लीजिए। आर.एम. बैथ्यू फर्स्ट फीमेल है, फर्स्ट फीमेल जो आपकी यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, तो फर्स्ट फीमेल यूपीएससी की चेयरमैन आर.एम. बैथ्यू हैं। फिर छतवाल कुरैशी, सुरेंद्रनाथ, पूर्णचंद्र होता, माता प्रसाद, एच.आर. हासिन, गुरपजन जगत, सुबीर दत्ता। इनके नाम इतने बहुत ज्यादा याद नहीं रखने। रॉस बार्कर का नाम, एच के कृपलानी का नाम, इसके बाद आर.एन. बनर्जी का नाम, आर.एम. बैथ्यू का नाम, पहली फीमेल। इसके बाद देखिए रजनी राजदान सेकेंड फीमेल, इसके अलावा अलका सिरोही थर्ड फीमेल। अब देखिए ये जो है डेविड आर सेमलई, ये डेविड आर सेमलई क्या है, तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, और साथ साथ ये नॉर्थ ईस्ट के भी, मतलब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है वहां से आने वाले चेयरमैन कौन है, तो डेविड आर सेमलई हैं। साथ साथ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन क्या है, आंग्ल भारतीय समुदाय, मतलब ऐसे लोग जो ब्रिटेन के समय जब ब्रिटिश शासन था तो भारत आए थे यूरोप के लोग, और यूरोप के लोग को फिर भारत इतना अच्छा लगा कि वो भारत से वापस गए ही नहीं, तो उन कम्युनिटी को कहा जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। देखिए उन लोगों ने भी जो है वो चाहते तो अपने देश जा सकते थे, वो डेवलप था, लेकिन वो यहाँ पर रहे, तो इसलिए जो है हमने उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे तो 104 जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया उससे एंग्लो इंडियन का पोस्ट हटा दिया था अभी रिसेंट में, लेकिन उससे पहले एंग्लो इंडियन के लिए भी हमारे यहाँ रिजर्वेशंस प्रमोशंस थे। तो याद रखेंगे डेविड आर सेमलई क्या है, पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के क्या है, चेयरमैन है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से भी आते हैं, मतलब उत्तर पूर्व भारत से आने वाला चेयरमैन कौन है, डेविड आर सेमलई। इसके बाद देखिए तो अरविंद सक्सेना बने थे 2018 से 2020, और इनके बाद जो है प्रदीप कुमार जोशी 2022 में, अभी 5 अप्रैल को ही रिटायर हुए हैं, क्योंकि हो गए ये कितने साल के, 65 साल के, 65 ईयर्स इन्होंने अटेन कर लिया, तो प्रदीप कुमार जोशी जी को रिटायरमेंट लेना पड़ा। और इसके बाद जो है अभी रिसेंट कौन है, जो डॉक्टर मनोज सोनी है, गुजरात से आ जाते हैं ये, और इनको अभी प्रेजेंट चेयरमैन पूछा जाए, जिससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि भाई प्रेजेंट चेयरमैन कौन है यूपीएससी का, तो डॉक्टर मनोज सोनी। किसको रिप्लेस किया, तो प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी से पहले कौन है, तो अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना से पहले कौन है, तो विनय मित्तल है। विनय मित्तल से पहले जो है वो डेविड आर सेमलई है, जो पहले एंग्लो इंडियन है। थर्ड फीमेल अलका सिरोही, सेकेंड फीमेल रजनी राजदान, फर्स्ट फीमेल आर.एम. बैथ्यू,
जो सबसे पहले चेयरमैन, उनका नाम रॉस बारकर। इंडिपेंडेंट के समय कौन, तो एच के कृपलानी। इसके अलावा आर एन बनर्जी जो है वो यूपीएससी जब बन गया 26 जनवरी 1950 को, तो उसके चेयरमैन है। तो इतने नाम आप जरूर याद रख लीजिए, तो आपको एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो होप सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं अभी जो है टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो उसको पुट कर दूंगा। इसके अलावा जो आप कमेंट्स देख रहे हैं, इस कमेंट के चैट बॉक्स पर ही आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डला हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ्स, क्विजेस भी मैं बहुत सारे डेली वहां पर डालता हूं, तो उनको भी देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।